डिजिटल स्कूल टीजी क्लास में आप मैं एक बार स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे 1857 की जो क्रांति भारत में हुई, अंग्रेजों के विरुद्ध जो व्यापक संघर्ष हुआ, जिसको स्वतंत्रता की पहली प्रथम युद्ध माना जाता है, विद्रोह माना जाता है। इसी कड़ी में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से कारक जो थे जो 1857 की क्रांति के लिए महत्वपूर्ण थे। इसी के तहत जो है कि हम लोग देखते हैं अपने स्लाइड में कि जिस समय 1857 की का विद्रोह जो है कि प्रारंभ हुआ था भारत में, उस समय भारत के गवर्नर जनरल के रूप में जो है कि लॉर्ड कैनिंग जो है कि शासन कर रहे थे। इन्हीं के शासनकाल में ये महान क्रांति हुई थी। 1857 की क्रांति की शुरुआत जो है 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ से हुई थी। भारत का यह पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। 1857 की जो विद्रोह हुआ, यह कोई अचानक भड़का हुआ विद्रोह नहीं था कि अचानक से जो है कि यह बहुत भयावह विद्रोह हो गया, है ना। लोग एक दूसरे से यानी अंग्रेजी शासन के विरुद्ध खड़े हो गए, ऐसा नहीं था। बल्कि इसके पीछे जो है कि कई एक राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक कारकों को जो है कि हम लोग जिम्मेदार मान सकते हैं, जिसने विद्रोह के लिए जो है ज़मीन तैयार कर दी थी। उसमें जो है सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से राजनीतिक कारण थे जो कि 1857 की क्रांति के लिए महत्वपूर्ण थे, जिसमें सर्वप्रथम हम लोग चर्चा करें कि लॉर्ड वेलेस्ली जो है कि उसकी सहायक संधि को हम लोग मान सकते हैं। 1798 ईस्वी में जब भारत के तत्कालिक गवर्नर जनरल जो थे लॉर्ड वेलेस्ली थे, उस समय जो है भारत के सभी राज्यों के साथ एक सहायक संधि हुई थी, जिसके तहत कुछ निर्णय लिए गए थे। वो निम्न है, जिसमें पहला था सभी सहयोगी राजाओं के जो भू क्षेत्र था, जो सीमा क्षेत्र था, उस पर ब्रिटिश सैन्य टुकड़ियां जो है तैनात रहेंगी। ब्रिटिश सेना की एक टुकड़ी जो है हर एक राजा के भू क्षेत्र में रहेगी। उस सैन्य टुकड़ियों का रख रखाव का सारा खर्चा कौन उठाएगा? राजा को उठाने की जिम्मेवारी दी गई थी। राजा के दरबार में एक ब्रिटिश रेजिडेंट नियुक्त किया जाएगा, जो प्रत्येक खबर जो है कि गवर्नर जनरल को भेजेगा। देखिए तीसरा नंबर में है कि उसका सारा खर्चा तो जो है कि वही लोग उठाएगा, यानी कि राजा उठाएगा। और उसके दरबार में, राजा के दरबार में एक ब्रिटिश रेजिडेंट भी जो है नियुक्त किया जाएगा, जो प्रत्येक खबर जो है कि गवर्नर जनरल तक भेजेगा। और चौथा जो है कि रीजन था इसका, इस संधि का, कि राजा किसी और शासक के साथ ना तो कोई संधि करेगा और ना ही ब्रिटिश संधि को तोड़ेगा। इन सभी बातों को शासकों पर जबरदस्ती थोपा गया था, जिसके कारण उसके मन में एक व्यापक आक्रोश का जन्म होने लगा था। साथ ही जो है लॉर्ड डलहौजी की जो है लैप्स नीति भी जो है कि उस समय जो है कि बनी थी, है ना। 1848 ईस्वी में जब गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी थे, उस समय एक कानून बना था, जिसके तहत अगर किसी भारतीय शासक का कोई उत्तराधिकारी नहीं है तो उस राज्य का जो है शासन जो है भविष्य में ब्रिटिश सरकार के अंदर हो जाएगा, ब्रिटिश सरकार उसमें शासन करेगी। इस कानून को जो है कि हड़प कानून भी कहा जाने लगा। विभिन्न शासन इस कानून पर जो है विभिन्न शासक जो है, जो अलग अलग शासक राज्य के जो शासक थे, इस कानून पर अपना क्रोध दिखलाने लगे थे। और इस क्रोध को और अधिक हवा जो है कब मिला? जब 1857 का विद्रोह हुआ, है ना। तो अब तीसरा जो है कि देखो यहाँ कारण क्या है कि झांसी के उत्तराधिकारी पर भी रोक लगाना और नाना साहब की पेंशन बंद करना भी जो है इसका ज़मीन तैयार किया। इसके तहत जो है कि जब झांसी में का जो नरेश जो थे, राजा जो थे, वो गंगाधर राव थे, उनका देहांत हो गया, तो रानी लक्ष्मीबाई ने एक दत्तक पुत्र को उत्तराधिकारी बनाने की इच्छा जाहिर की, परंतु ब्रिटिश सरकार ने उन्हें इसकी अनुमति नहीं दी और झांसी पर अपना शासन चालू कर दिया। इससे झांसी की रानी और झांसी के लोगों में जो है ब्रिटिश सरकार के प्रति बहुत गुस्सा बढ़ने लगा। नाना साहब पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। पेशवा की मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य का स्थान भी ब्रिटिश साम्राज्य ने ले लिया और नाना साहब को मिलने वाली जो पेंशन थी वो भी रुकवा दी, जिस कारण जो है कानपुर के लोगों ने ब्रिटिश सरकार का विरोध करना शुरू कर दिया था, है ना। इसके अलावा देखो सतारा और नागपुर पर भी जो है ब्रिटिशों का कब्जा हो गया। सतारा में जो है
कि 1948 ईस्वी में शाहजी की मृत्यु के बाद सतारा पर भी जो है ब्रिटिश साम्राज्य ने लैप्स कानून के तहत जो है ये कब्जा कर लिया। लैप्स कानून क्या था? हड़प नीति, है ना, जिसके कारण सतारा के सैनिकों में ब्रिटिश सरकार के प्रति बहुत ज़बरदस्त गुस्सा जन्म ले लिया। इसके तुरंत बाद जो है कि नागपुर में भी जो है ब्रिटिश सरकार ने वही किया जो सतारा के साथ किया था। दोनों ही क्षेत्रों में सैनिकों और किसानों के मन में ब्रिटिश सरकार को लेकर जो है नकारात्मक विचार उत्पन्न होने लगे थे, है ना। ये सब राजनीतिक कारण में आएगा। और उसके बाद जमींदारों और तथा किसानों की ज़मीन भी जो है छीनने लगे ब्रिटिश लोग, है ना। इसमें जो है ब्रिटिश सरकार ने भारत में अलग अलग प्रांत पर अधिक से अधिक कर लगा रखा था और कुछ महत्वपूर्ण कानून भी बना रखे थे। जब कोई किसान ज़मींदार उनकी शर्त को पूरा नहीं करता था तो क्या होता था, उसका ज़मीन और संपत्ति दोनों को क्या करता था, वो लोग हड़प लेता था, कब्जा कर लेता था उसमें। इस कारण किसान भी गुस्सा, ज़मींदार भी गुस्सा, है ना। तो इसके प्रति जो है लग रहा था कि जब भेटाएगा तो लोग मारिए देगा, उस तरीके से तो गुस्सा हो गया था। इन सभी कारणों से जो है कि ये सभी राजनीतिक कारणों के कारण लोगों में, आम जनों में जो है कि बहुत ज़बरदस्त गुस्सा था। अब हम लोग चर्चा करेंगे आर्थिक कारणों के विषय में कि 1857 की जो क्रांति, जो विद्रोह छिड़ा, उसके लिए जो आर्थिक कारण थे वो कौन कौन से आर्थिक कारण थे जिन्होंने इसके लिए ज़मीन तैयार की थी। तो भारतीय कारीगरों में से उसकी रोजी रोटी का छीनना। ठीक है, हम लोग देखे हैं कि जब औद्योगिक क्रांति जब इंग्लैंड में हुआ तो बहुत सारे जो है कपड़े जो है कि व्यापारी लोग जो है कपड़ा का जो हम लोगों का कारीगर जो था भारत में, वो बेरोजगार हो गया, है ना। मशीन से बने उत्पाद इतना सस्ता दामों में भारत में बिकने लगा कि जिसके कारण भारत के जो कारीगर थे वो क्या हुए, बेरोजगार हो गए, उसके रोजगार के साधन छीनने लगे थे। और ऊपर से ब्रिटिश सरकार ने उस पर बहुत अधिक कर भी लगा दिया था, जिस कारण उन कारीगरों के मन में जो है कि बहुत असंतोष हो गया था, असंतोष की भावना जन्म लेना शुरू कर दिया था, है ना। तो ये एक आर्थिक कारण हो सकता है। दूसरा आर्थिक कारण में जो है कि अंग्रेज़ों की व्यापारिक नीतियाँ जो थी, है ना, जो भारत के जो है कि बिल्कुल विरुद्ध थी। तो व्यापारिक नीतियों के कारण भारत के सभी भारतीयों के व्यापार जो है कि क्या हो गए थे, ठप पड़ गए थे, है ना। भारतीय उत्पादों को विदेशों में भेजने के लिए जो है कि क्या होता था, बहुत ज़्यादा सीमा शुल्क देना पड़ता था, जिससे मुनाफे के स्थान पर क्या होने लगा, भारतीयों को घाटा होने लगा। और भारतीय उत्पादों को भारत में कोई खरीदने को ही तैयार नहीं था, क्योंकि कीमत जो है ज़्यादा था, है ना। क्योंकि हम लोग जो है कि यहाँ भारत के लोग जो है क्या करते थे कि हाथ से बनाते थे तो उसका कीमत ज़्यादा हो जाता था कोई भी वस्तु का। और इंग्लैंड से जो उत्पाद बनता था, वो इंग्लैंड में जो है कि वो मशीनों से बनने लगा, तो मशीन से जो बना उत्पाद होता था वो सस्ता होता था, जिस कारण भारतीय व्यापार लगभग जो है समाप्त के कगार में हो गया था, जैसा कि हम लोग शिल्प और उद्योग चैप्टर में पढ़े हैं। और भारतीय व्यापारियों में जो के मन में जो है कि काफ़ी गुस्सा और क्रोध जो है कि किसके प्रति होगा, ब्रिटिश सरकार के प्रति हो गया था, है ना, क्योंकि उन्होंने ही ये कानून लाया था। अब ब्रिटिश साम्राज्य के अस्थाई बंदोबस्ती की जो नीति थी और अत्यधिक कर की जो नीति थी, इसके कारण भी जो है कि भारत के लोगों का, भारतीयों का, किसानों का जो है कि कमर जो है टूट गया था, है ना। तो इसमें देखो ब्रिटिश सरकार ने जो अस्थाई बंदोबस्त की नीति के तहत भारत के ज़मींदारों को जो ज़मीन मालिक बना दिया था, जिससे ज़मींदार जो है एक निश्चित मात्रा में कर जो है कि सरकारी खजाने में ले लेते थे, जमा कर लेते थे, और किसानों से अधिक मात्रा में जो है कर वसूलते थे। सामान्य जनता पर भी जो है सरकार ने बहुत अधिक मात्रा में कर लगा रखा था, जिस कारण सामान्य जनता भी जो है कि सरकार का विरोध करने लगी थी।